वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में इवेंट्स बिटवीन 1944 टू 1947। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इवेंट्स बिटवीन 1944 to 1947. So in this lecture itself we are going to complete modern history, यानी कि कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, यस बैकग्राउंड, एज वी नो डैट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को। और ये फॉर्मली कब तक चला है? 1944 तक चला है जी। गांधी जी आगा खान पैलेस जेल में थे और गांधी जी को रिलीज किया गया 5 मई 1944 को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, गांधी जी आए और सीडीएम भी पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया, सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट भी पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया। आज हम लोग जानेंगे ये जो डेडलॉक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारे प्रयास किए जाते ताकि ये डेडलॉक खत्म हो सके। यस, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मार्च 1944 को डेडलॉक कांग्रेस और इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक है, दोनों एक पेज पे राजी नहीं है। इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए मार्च 1944 में सी राजा गोपालाचारी राजा राजा गोपालाचारी realized the importance of cooperation between Congress and Muslim League to attain independence। यानी कि आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम करे, एक साथ कोऑपरेट करे। इसलिए श्री राजा गोपालाचारी एक फॉर्मूला डिवाइस करते हैं और इस फॉर्मूला कहते हैं हम लोग राजा गोपालाचारी फार्मूला। अब की बात है, ये बात है मार्च 1944 को। इसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ शर्त रखा गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कुछ शर्त रखा गया। शर्त क्या था जी? आईएनसी ने कहा कि मुस्लिम लीग कोऑपरेट करे, मुस्लिम लीग कोऑपरेट करे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में। और तो कांग्रेस का मानना क्या है? कांग्रेस ये कह रहा है मुस्लिम लीग को कि तुम मुझे कोऑपरेट करो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में, करेक्ट। और वार के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद प्लेबिसाइड किया जाएगा, वार के बाद प्लेबिसाइड किया जाएगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, लाइक नॉर्थ वेस्ट एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि ये बंगाल वाला रीजन और ये अभी का पाकिस्तान वाला रीजन। तो अभी पहले कोऑपरेट करो, मुस्लिम लीग को कहा कोऑपरेट करो, और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का मांग है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसका साथ दो, उसका साथ दो, करेक्ट, उसका साथ दो, प्लस प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में सहयोग करो।
और जैसे ही वार खत्म हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, तो प्लेबिसाइड किया जाएगा, यानी कि रेफरेंडम करवाया जाएगा। कहाँ पे? मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, लाइक नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो कि अभी का पाकिस्तान है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो कि अभी का बांग्लादेश है। बट क्या बोला गया? आफ्टर वॉर। बट आफ्टर वॉर के साथ एक क्लॉज और जुड़ा था, ये तभी पॉसिबल है प्लेबिसाइड करवाना, रेफरेंडम करवाना, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा ब्रिटेन की तरफ से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा, उसके बाद ही ये प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, वहाँ के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। दे विल डिसाइड थ्रू रेफरेंडम, थ्रू प्लेबिसाइड, दे विल डिसाइड सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए, सेपरेट स्टेट और नॉट। तो जाहिर सी बात है, मोहम्मद अली जिन्ना को रिजेक्ट कर दे। नो, हमें टू नेशन थ्योरी चाहिए, हमें टू नेशन चाहिए जी, ये पाकिस्तान चाहिए, ये नहीं मानने वाले। और दूसरी बात ये है, जब आप रेफरेंडम करवाओगे तो इसमें तो हिंदू लोग भी होंगे, तो हिंदू लोग तो कभी वोट नहीं देगा सेपरेट स्टेट के लिए, फिर तो रहेगा ही नहीं, जो पाकिस्तान का मांग है वो पूरी तरीके से पूरा होगा ही नहीं, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। तो सी राजा गोपालाचार्य फार्मूला ये भी रिजेक्ट हो, ये जिन्ना ने पूरी तरीके से ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया जी। अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ में, 1944 गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल, रिलीज्ड फ्रॉम जेल। आगा खान पैलेस जेल से बाहर निकलते हैं ये ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, और ये भी प्रयास करते हैं सितंबर 1944 में, सितंबर 1944 में गांधी जिन्ना टॉक होता है जी, गांधी जिन्ना टॉक। गांधी यानी गांधी जी जिन्ना से बात कर रहे हैं, जिन्ना को समझा रहे हैं। गांधी जी ने कहा यस, रिजेक्टेड टू नेशन थ्योरी, कि ये जो टू नेशन कॉन्सेप्ट है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, और गांधी जी ने कहा कि यस, एक काम करो, सेपरेट स्टेट बना लो। जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, आसाम हो गया, फिर एक बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, इसको सेपरेट स्टेट बना लो, बट ये भारत के अंदर ही होना चाहिए। उस समय जैसे गांधी जी ने ये प्रपोजल दिया कि सेपरेट स्टेट बना लो, ठीक है, एक ही यूनियन रहे, एक ही इंडिया रहे, उसके अंदर सेपरेट स्टेट बना लो, तो बी डी सावरकर ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। बी डी सावरकर ने क्रिटिसाइज किया कि गांधी जी का जमीन थोड़ी है कि गांधी जी मुस्लिम लीग को दे रहे हैं। इस तरह का प्रतिक्रिया देखने को मिला था बी डी सावरकर की तरफ से, समझ गए। बट जिन्ना अभी भी नहीं मानेगा, जिन्ना बोलेगा सेपरेट स्टेट नहीं जी, सेपरेट नेशन चाहिए। तो गांधी जी और जिन्ना टॉक्स भी फेल्ड हो गया, ये भी फेल्ड हो, क्योंकि वो अड़ा हुआ है। नो, पहले पार्टीशन होगा तब फिर इंडिपेंडेंस होगा, टू नेशन चाहिए तो चाहिए चाहिए। तो सी राजा गोपालाचार्य फार्मूला वो भी फेल, जिन्ना, हाँ, गांधी जिन्ना टॉक ये भी फेल हो गया। इसके बाद देखेंगे गांधी जी फिर से ट्राई करेंगे, गांधी जी ऐसे रुकने वाले नहीं, गांधी जी एक बार और ट्राई करेंगे। गांधी जी भोला भाई देसाई को, भोला भाई देसाई जो कांग्रेस के लीडर है, उनको इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लीग से बात करो। भोला भाई देसाई और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग से थे, उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध था। तो भोला भाई देसाई लियाकत अली खान के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, दैट इज देसाई लियाकत पैक्ट। और ये कब की बात है? ये बात है जनवरी 1945 का। इसके कहने से, गांधी जी कहने से, गांधी जी ने इनकरेज किया भोला भाई देसाई को कि जाके बात करो मुस्लिम लीग के लीडर से, हमारा बहुत अच्छा बनता है लियाकत अली खान से बात करो। ये गए बात करने के लिए। तो इसमें प्रपोजल ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि मुस्लिम से भी बराबर होगा और हिंदू से भी बराबर होगा, दोनों तरफ से बराबर आएंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और प्लस 20% रिजर्वेशन देने का बात था माइनॉरिटीज के लिए, 20% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी। बट इस प्रपोजल को जिन्ना ने भी रिजेक्ट कर लिया, जिन्ना ने भी रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया जी। कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने भी कहा कि नो नो, इतना थोड़ी देंगे मुस्लिम लीग को, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। जिन्ना ने भी रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया जी, रिजेक्टेड। तो ये जो तीन प्रयास है, चाहे सी राजा का पलाचारी फार्मूला हो, चाहे गांधी जिन्ना टॉक हो, चाहे देसाई लियाकत पैक्ट हो, तीनों ही फेल कर गया। जिन्ना मानने के लिए तैयारी नहीं है। अब करे तो करे क्या। तो अब वेबल जो उस समय के जो गवर्नर जनरल होंगे, उस समय के जो वॉइस रॉय होंगे, वो अपने ही प्लान लेके आएंगे, समझ गए। तो ये डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को ब्रेक करने के लिए लॉर्ड वेबल जिनका टेन्योर है 1943 टू फेब 1947, और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे लॉर्ड लिंथगो एज अ वॉइस रॉय। बिल्कुल, लॉर्ड वेबल अपना ही एक प्लान लेके आए हैं, करेक्ट, जून 1945 में, और इस प्लान को कहते हैं वेबल प्लान। वेबल प्लान में ये कहा गया कि जो वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और ये एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में क्रिएट किया जाएगा। इसमें बिल्कुल, तो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल मेंबर कितने, 14 मेंबर। इसमें कहा गया कि 2 ट्रू ब्रिटिश होंगे, जैसे एक खुद स्वयं वॉइस रॉय होगा, प्लस एक वॉइस रॉय होगा, वन वॉइस रॉय, और दूसरा कमांडर इन चीफ। और बाकी जो 12 मेंबर्स होंगे, आधा मुस्लिम्स होंगे, 6 मुस्लिम्स होंगे और 6 जनरल्स होंगे, यानी हिंदूस लोग हैं। ये प्रपोजल रखा, ठीक है, ये रखा। और इस चीज़ को लागू करने के लिए, इस चीज़ पे बात करने के लिए वेबल ने शिमला कॉन्फ्रेंस किया था जी, शिमला कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे सभी पार्टीज को बुलाया गया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ में ऑल इंडिया आईएनसी, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंचा, इसमें मुस्लिम लीग पहुंचा, और भी पार्टी पहुंचे हैं इसमें। तो बिल्कुल ये हुआ आपका 25 जून 1944 को। और ये जो वेबल प्लान आया था, ये आया था आपका 14 जून 1945 को, समझ गए। इसमें यही कहा जाएगा कि यस, इसी चीज को रखा जाएगा कि जो 6 मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम लीग के लिए रिटेन रहेगा, और मुस्लिम लीग को पूरा अपॉर्चुनिटी है, पूरा राइट टू रिस्ट्रिक्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल हो तो उसको मुस्लिम लीग क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात, मुस्लिम लीग को इतना दे दिए, मुस्लिम लीग को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिए, इतना बड़ा राइट दे दिए। इस चीज को लेके आईएनसी में खुशी नहीं रहेगा जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले विरोध करेंगे इसका। और इतना ही नहीं, जब 6 मेंबर आप बोल रहे, यानी कि 12 मेंबर में जब 6 मेंबर मुस्लिम लीग का दिया जा रहा है,
तो जाहिर सी बात है उस समय पूरा आबादी देखा जाए मुसलमान का तो 1/4 था, वो 25% के आसपास। 25% आबादी को 6 मेंबर्स दे देना, तो ये भी तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है एज पर आईएनसी। समझ गए? तो ऐसा परिस्थिति बना बाद में। अब ये वेबल प्लान के वजह से, वेबल प्लान के वजह से जिन्ना का, जो जिन्ना का स्टेचर था, जो जिन्ना का कद था, वो गांधी जी के बराबर हो गया जी। यानी कि गांधी जी अब इंडिया के सबसे बड़े लीडर, तो जिन्ना पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर। हालांकि पाकिस्तान अभी बना नहीं, यदि पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान का सबसे बड़े लीडर जिन्ना कहलाएंगे। यानी कि मुसलमान के सबसे बड़े लीडर गांधी जिन्ना बन गए, और इंडिया के गांधी जी। तो गांधी जी के स्टेचर के बराबर जिन्ना का स्टेचर हो गया बिकॉज ऑफ द दिस वेबल प्लान ऑफ 25 जून 1944। बट दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। बट चलिए, कद तो बढ़ गया, बट दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या है? कारण ये है, जैसे बोला गया कि वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा में 6 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, उसमें 6 मुस्लिम होंगे, 6 मुस्लिम लीडर्स होंगे। तो जिन्ना ने कहा ये जो 6 मुस्लिम लीडर्स होगा ये हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम भेजेंगे, मुस्लिम लीग भेजेगा इसको। और कांग्रेस को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मुस्लिम लीडर भेजे कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो फिर कांग्रेस भी नहीं मानेगा। यदि कांग्रेस मान लिया तो फिर कांग्रेस तो फिर हिंदू पार्टी हो जाएगा। तो इसलिए डेडलॉक हो गया जी। ये पूरी तरीके से डेड, जिन्ना के जीत के वजह से पूरा डेडलॉक आ गया। इसलिए वेबल प्लान भी ब्रेकडाउन हो गया। वेबल प्लान फेल, नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ, नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ। बट एक चीज तो स्पष्ट है कि ये वेबल प्लान के वजह से जिन्ना का स्टेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब बताइए, क्रिप्स मिशन में कहीं पे पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं, करेक्ट। अगस्त टॉपर में तो बिल्कुल भी नहीं था। क्रिप्स मिशन से आते आते वेबल प्लान में फिर से रिवर्स हो गया मैटर, और अब पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के पाले में आ चुका है। समझे? मुस्लिम लीग के पाले में आ चुका है। अब यहां समझते हैं कि यस, ये भी फेल हो गया। अब यहां पे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 18 फैब 18 फैब 1946 भारत में रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी, यानी कि इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर म्यूटिनी हो गया, बगावत स्टार्ट हो गया। ये कहाँ पे हुआ था? INIS, हाँ सॉरी, HMIS, हर मैजेस्टी ऑफ इंडियन शिप्स। कहाँ पे? तलवार पर। कहाँ पे है? बम्बई में है जी। और यहाँ पे लगभग 1100 नेवल रेटिंग्स ने, लगभग 1100 नेवल रेटिंग्स। नेवल रेटिंग्स का मतलब क्या? रेटिंग्स का मतलब सेलर्स, सेलर्स ने म्यूटिनी कर दिया, म्यूटिनी कर दिया। और ये जो सेलर्स थे ये ऑफिसर्स नहीं थे, ये थे लोअर पोस्ट के थे। और इन्होंने क्या किया? पूरी तरीके से बगावत कर दिया। समझे? बगावत कर दिया। क्यों? रीजन क्या था बगावत करने का? रीजन ये था डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जी, इन लोग, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर सैलरी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट INA ट्रायल। INA ट्रायल चल रहा था जी रेड फोर्ट पे। के लिए भी ये विरोध किया गया कि नो, हमारे इंडियन आर्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि शहनवाज खान, करेक्ट, हिल्लॉन और प्रेम कुमार सहगल, इसके ऊपर कार्रवाई हो रहा था रेड फोर्ट में। के विरोध में भी बिल्कुल INA म्यूटिनी किया गया है इंडिया में। ब्रिटिश इतना हिल गया, क्यों? क्योंकि इसे मैसेज गया कि जो फोर्सेस है, इंडियन जो फोर्सेस है, अब वो ब्रिटिश अथॉरिटी को नहीं मानने जा रहा है। कि ब्रिटिश अथॉरिटी का जो स्ट्रेंथ है वो इरोड हो गया, पूरी तरीके से इरोड हो गया जी। समझ गए? ये बहुत बड़ा घटना है जो 18 फरवरी 1946 को हुआ है। ये बहुत बड़ा घटना क्यों? क्योंकि एक दिन बाद ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन को कैबिनेट मिशन फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इवेंट है ये। इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस म्यूटिनी, जस्ट एक दिन बाद, ये 18 फरवरी 1946 को हुआ,
फरवरी 1946 को उस समय के प्रधानमंत्री पीएम कहाँ के, ब्रिटेन के, क्या नाम है इनका, क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन फॉर्म किया। कैबिनेट मिशन फॉर्म किया जी, कैबिनेट मिशन सेटअप। ठीक है, और इसमें जो मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। फर्स्ट वन जो चेयरमैन रहेंगे पैथरिक लॉरेंस, एसओएस भी है और भारत के एसओएस भी है और चेयरमैन भी है कैबिनेट मिशन के, करेक्ट। स्टफर्ड क्रिप्स, इससे पहले भी भारत में आ चुके हैं क्रिप्स मिशन में, करेक्ट। एंड लास्ट वन इज एवी अलेक्जेंडर। गुड। 3 मेंबर कमिटी डेट इज अ कैबिनेट मिशन भारत में आएगा, और भारत में कब पहुंचेगा ये, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचेगा ये, समझ गए। हाँ। तो एम क्या है, गोल क्या है, एम टू ट्रांसफर पावर, यानी कि अब वो पावर ट्रांसफर करता है, किसको करना चाह रहा है, टू इंडियन। अब भारत को पावर ट्रांसफर करना चाहता है टू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना चाहता है भारत के लिए, समझ गए। टू सेट अप इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करना चाहता है जी भारत में, ताकि वार टाइम में ब्रिटेन वहाँ फोकस कर सके, समझ गए। हाँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए वार कब हुआ जी, 1939 से लेके 1944 और प्लस 45 कह सकते हैं, क्योंकि जापान ने सरेंडर किया। तो अब वर्ल्ड वार भी खत्म हो चुका है। इनफैक्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हो चुका है तो जाहिर सी बात है अब ब्रिटेन चाहेगा कि फुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे। बट यहाँ पे क्या है दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पेज में आ ही नहीं रहा है। दोनों के बीच में अभी भी बहुत बड़ा डेडलॉक बना हुआ है, अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट है। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग है तो पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए चाहिए, तो ये रहा। बट यस, वेबल ऑल्दो फेल हो गया, बट वेबल फिर से आएगा। वेबल, हाँ, वेबल में 1945 को अपना एक प्लान के साथ आएगा, डेट इज वेबल ब्रेकडाउन प्लान। ये अलग बात है कि ये प्लान कभी लागू नहीं होगा, बट इसमें यही था कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जहाँ पे ब्रिटिश के ऑफिसर्स है, जहाँ पे ब्रिटिश के आर्मीज है, वहाँ से हटा लिया जाए, वहाँ से हटा लिया। जैसे पाकिस्तान वाला एरिया, बलूचिस्तान वाला एरिया, जहाँ पे ब्रिटिश के ऑफिसर्स, ब्रिटिश के आर्मी लोग, वहाँ से हटा लिया जाए, और बाकी जितना भी भारत है, बाकी जितना भी कंट्री है, वो कांग्रेस को हवाला कर दिया जाए, वो कांग्रेस को दे दिया जाए। ठीक है, तो बट ये वेबल प्लान, ब्रेकडाउन प्लान सुपरसीडेड बाय कैबिनेट मिशन, बट कैबिनेट मिशन क्या किया, इसको सुपरसीड कर गया जी। और कैबिनेट मिशन में आया कब, 24 मार्च 1945 को, सॉरी 46 को। बट ये अपना रिकमेंडेशन देगा मई 1946 को, समझ गए, मई 1946 को। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेबल प्लान के अंदर क्या क्या है जी, सॉरी कैबिनेट मिशन के अंदर क्या क्या है। कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स, यहाँ पे प्रपोजल्स देखेंगे कैबिनेट मिशन का। इसका रिकमेंडेशन अनाउंसमेंट हुआ था कब, मई 1946 को। प्रपोजल क्या है, रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं। इस क्लॉज को लेके गांधी जी काफी खुश थे। रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान यानी कि यूनिटी रिटेन्ड, यूनिटी बना रहेगा, यूनियन का यूनिटी रिटेन्ड रहेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिवीजन कर दिया गया,
प्रोविंसेस का डिवीजन हो गया, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का डिवीजन हो गया। कितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे? 11 थे, जिसका 3 सेक्शंस में डिवीजन होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी, सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स, हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स। सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट मतलब एक का पाकिस्तान। मुस्लिम मेजोरिटी, सेक्शन सी में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि अभी का बांग्लादेश। इसके अंदर देखेंगे स्टेट सब डाला गया जी। स्टेट लाइक सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी में होगा बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, ओडिशा एंड सेंट्रल प्रोविंस, एंड सेंट्रल प्रोविंस। 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स। सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? इसमें होगा आपका सिंध, बलूचिस्तान, सिंध एंड योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या होगा? सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और सेक्शन सी में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, इसमें होगा बंगाल एंड असम, बंगाल एंड असम। करेक्ट, हाँ। और इसमें बिल्कुल ये सेक्शन, हाँ, इस तरह कुछ डिवीजन था सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का। समझ गए? और ये जो सेक्शंस का डिवीजन्स, सेक्शन के डिवीजन्स को लेके इनफैक्ट आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक डेडलॉक सिचुएशन था। समझ गए? क्यों? तो शुरू में बोला गया कि ये जो सेक्शंस है, शुरू में बोला गया कि ये जो सेक्शंस है ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है? ऑप्शनल है। बट बाद में क्या बोला गया कि ये कंपलसरी है, आईएनसी बोलेगा। और प्लस इसमें एक चीज़ और वाली बात है, कहा गया कि 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स स्टेट का हिस्सा हो भी सकता है, यानी कि इस सेक्शन का हिस्सा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। यदि इस तरह का प्रोविजन दिया जाए, जाहिर सी बात है यहाँ से सिसेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आईएनसी ने कहा कि ये जो ग्रुपिंग है, ये जो ग्रुपिंग है क्या होना चाहिए? नीड टू बी वॉलेंट्री, टू बी वॉलेंट्री। ये क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री होना चाहिए, बिल्कुल। इट इज नॉट बलूचिस्तान, माई मिस्टेक, इट्स पंजाब। यहाँ पे पंजाब होगा जी, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ग्रुपिंग क्या होना चाहिए? नीड टू बी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। बट मुस्लिम लीग बोलेगा नो, ये कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी इसलिए, मान लीजिए ये कंपलसरी है, मान लीजिए कंपलसरी है, तो ये कहीं ना कहीं एक सॉलिड बेस बनेगा बाद के पाकिस्तान के लिए का फिर अलग थॉट। इसलिए भी कैबिनेट मिशन वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया स्टार्टिंग में, बट बाद में इसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। समझ गए? तो ये तो हो गया एक सेक्शंस। अब बात करते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन में बात था, यस वी आर गोइंग टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे जिसमें टोटल मेंबर्स होंगे, इसमें टोटल मेंबर्स होंगे 389 होंगे, 389। और जहां तक सवाल है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 292 सीट्स होंगे,
प्रिंसली स्टेट से 93 सीट्स होगा। एंड जो ब्रिटिश का कमिश्नर प्रोविंस, ब्रिटिश का जो कमिश्नर प्रोविंस है वहां से 4 सीट्स होंगे, 4 होंगे। तो उस समय ब्रिटिश का जो कमिश्नर प्रोविंस था, एग्जाम्पल दिल्ली, बलूचिस्तान, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग एंड अजमेर, मारवार। यहाँ के लिए यानी कि दिल्ली के लिए एक, बलूचिस्तान के लिए एक, कुर्ग के लिए एक और अजमेर और मारवार के लिए एक, यानी कि टोटल 4 सीट। 292 रिप्रेजेंट करेगा कौन? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 93 रिप्रेजेंट करेगा। और कमिश्नर जो ब्रिटिश का प्रोविंशियल कमिश्नर है, यानी कि उस समय का कह सकते हैं आप यूनियन टेरिटरी, वहां से कितना रिप्रेजेंट होगा? 4 सीट रिप्रेजेंट होगा। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझ गए? ये कैबिनेट मिशन का ही हिस्सा है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही ब्रिटिश ने क्या बोला? यस, अब हम चाहते कि भारत में इलेक्शन हो। यहां से इलेक्शन होगा जी, इलेक्शन। और देखिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन होगा आपका लास्ट 1946 टू देन 1947। ठीक है, तो इस समय इलेक्शन होगा इसका। इलेक्शन होगा यस लास्ट 1945 टू 46, नॉट 47, 46, यानी कि नवंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक इलेक्शंस होंगे भारत में। और ये जो इलेक्शन है, फर्स्ट इलेक्शन किसके लिए होगा? फर्स्ट इलेक्शन होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि अभी की भाषा में कहा जाए तो लोकसभा के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और साथ साथ उसके बाद होगा किसका? प्रोविंशियल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, असेंबलीज के लिए। जैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो जाएगा तो यहीं से लोग चुन के भेजे जाएंगे कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो 3 टाइप्स का चुनाव है। पहले तो लोकसभा का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, और साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। जब इसका चुनाव हो जाएगा तो इसके चुनाव के बेसिस पे फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव होगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यस, चुनाव होगा जी, चुनाव होगा। और रिजल्ट आएगा इसका, रिजल्ट आईएनसी परफॉर्म गुड, अच्छा परफॉर्म करेगा, परफॉर्म गुड, चाहे सेंटर में हो यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या प्रोविंशियल के लिए, दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बट इस बार मुस्लिम लीग, अनलाइक 1937 इलेक्शन, इस बार मुस्लिम लीग कंप्लीट मेजोरिटी से आएगा। कंप्लीट मेजोरिटी, जितने भी रिजर्व सीट्स थे मुस्लिम के लिए सब पे ये क्लियर स्वीप कर देगा मुस्लिम। कंप्लीट स्वेप्ट है ये इस बार, सेंटर के लिए भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। समझ गए ना? तो हाँ, इस, और ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव के रिजल्ट ने ये तय किया कि यस अब पाकिस्तान बनने जा रहा। समझ गए? क्योंकि इसमें पूरी तरीके से मुस्लिम लीग को क्लीन स्वीप मिला है, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजल्ट हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजल्ट हो। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 389 सीट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कितने सीट्स दिए गए थे? टोटल 389 और 292। 292 कौन रिप्रेजेंट करेगा? इंडियन, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। करेक्ट। 93 कौन करेगा? 93 प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। और 4 किसके लिए था? ब्रिटिश का
कमिश्नर प्रोविंस। समझ गए, ये हमेशा याद रखना है जी इसी। अब देखिए जब रिजल्ट होगा, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, करेक्ट। अब उसके हाँ, प्रोविंशियल का भी चुनाव रिजल्ट आ चुका है। तो अब क्या होगा, जुलाई और अगस्त में, जुलाई अगस्त में इलेक्शन होगा, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। समझ गए। और इसमें से देखिए गौर करने वाली बात है, इसमें से आईएनसी को, इसमें से आईएनसी को 208 सीट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा रेशियो। 208, 92 में आईएनसी 8, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को 73, इसका भी अच्छा खासा है जी। और बाकी को थोड़ा सा हाँ, सिख को 4 मिलेगा और बाकी को मिलेगा, बट दोनों जो सबसे बिग पावर है वो आईएनसी और एमएल, मुस्लिम लीग। जाहिर सी बात है, इसमें कहा गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का जो अरेंजमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजल्ट के वजह से ही होगा, नॉट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव। इस हिसाब से बहुमत होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस हिसाब से सरकार बनाए जाएंगे, इंटरिम सरकार बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्लियर मेजोरिटी है आईएनसी का, इसलिए अब वेबल इनवाइट करेगा किसको? आईएनसी को, कि आ जाओ और सरकार बना लो। बट उस समय मुस्लिम लीग को लगेगा कि कांग्रेस क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, बट कांग्रेस रिजेक्ट नहीं किया, कांग्रेस जाके इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है। समझ गए ना। तो ये रिजल्ट हो गया जी, जुलाई और अगस्त में चुनाव हुआ और इस तरह कुछ स्ट्रेंथ बना आईएनसी और एमएल का। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वेबल ने इनविटेशन दिया, वेबल ने इनविटेशन दिया कांग्रेस को टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। समझ गए, आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लो। तो 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट, कांग्रेस फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। समझ गए। बट मोहम्मद अली जिन्ना वो मानेगा नहीं। क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया, डायरेक्ट एक्शन। समझ गए। क्यों? क्योंकि जब चुनाव हो गया, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप लोग, जुलाई अगस्त में चुनाव हो गया, तो अगस्त में तय हो गया कि किसका सरकार बनने जा रहा है। वेबल ने इनवाइट किया किसको? कांग्रेस को, कि आ जाओ तुम सरकार बना लो, क्योंकि तुम्हारा बहुमत है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तब ये जैसे ही ये सुना, तो जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बना दिया। और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, ये बहुत ही खतरनाक है जी। मास किलिंग्स हुए, बहुत गंदा दंगा, बहुत खतरनाक दंगा भारत में। तो कलकत्ता किलिंग्स भी कहते हैं, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, किलिंग्स। समझ गए, बहुत ही बुरा बुरा, बहुत बड़ा मंजर था जी कलकत्ता में, बिहार में, नौखली में, कि अभी का बांग्लादेश का एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ा दंगा हो गया था। अभी दंगा को शांत करने के लिए इनफैक्ट गांधी जी वहाँ पे गए थे, गांधी जी ने भी फास्टिंग किया वहाँ पे। भारत आज़ादी मना रहा था, तो उस गांधी जी वहाँ पे कलकत्ता रीजन में जाके फास्टिंग कर रहे थे, ताकि कम्युनल राइट्स कम हो सके और हिंदू मुस्लिम आ सके साथ में, पीस मेंटेन हो सके। समझ गए। जब 16 अगस्त को ये कर दिया, उसके बाद भी 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया। और अब देखेंगे कि जो कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया है, उसमें पोर्टफोलियो, इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वाइस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। समझ गए। हाँ, प्लस इनके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स भी। उसके बाद सरदार पटेल, सरदार पटेल के अंदर होम अफेयर्स प्लस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके अंदर ही रहेगा।
समझ गए? जगजीवन जगजीवन राम जगजीवन राम बापू बिहार के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, तो मिलेगा लेबर मिनिस्ट्री। सी राजा गोपालाचारी सी राजा गोपालाचारी को एजुकेशन मिलेगा। और राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जॉन मैथाइस को भी अलग से पोर्टफोलियो मिलेगा, डेट इज इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। ये पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो। बाद में कोई बल जिन्ना से भी बात करेगा, मुस्लिम लीग से भी बात करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा? 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के लीडर लियाकत अली खान को मिलेगा, और बाकी पोर्टफोलियो भी मुस्लिम लीग के लीडर्स को भी मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो, इसको मिलेगा लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान कौन है? मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर्स हैं। समझ गए? तो इस तरह रहा कुछ इंटरिम गवर्नमेंट। बट एट द सेम टाइम हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह फंक्शन हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जैसे कि हम लोग बात कर चुके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसमें टोटल कितने सीट का बात था? 289 का। आईएनसी ने कितना जीता? आईएनसी ने 208 जीता। इसमें मुस्लिम लीग ने कितना जीता? 73। करेक्ट। जब फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है, जहां तक सेशन का सवाल है, तो 6 डेज सिटिंग हुआ, यानी कि 6 सिटिंग हुआ था जी। 9 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 1946 तक ये सेशन चला है। और कितना टोटल सेशन हुआ है? 6 सिटिंग्स। कितना टोटल? 6 सिटिंग्स। 6 बार बैठे हैं। और जो सबसे फर्स्ट बैठे थे वो था 9 दिसंबर 1946। और फर्स्ट सेशन में मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया जी। मुस्लिम लीग पहुंचा ही नहीं, मुस्लिम लीग नहीं आया। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रिंसली स्टेट ने भी ज्वाइन नहीं किया। प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन दिस सेशन। आईएनसी ने कितना जीता था? 208। बट आईएनसी के उस समय प्रेजेंट मेंबर कितने थे? 188 थे। टोटल देखा जाए जो स्ट्रेंथ था, और सिक्स टोटल 4 मेंबर्स वहां बैठे हुए थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट सेशन है, यानी फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ था वो 207 था, 207 था आउट ऑफ 389। तो इस सेशन में ही 207 के स्ट्रेंथ में अब पहला सेशन होगा। पहला सेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और फर्स्ट सेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अच्छा, उस समय प्रेसिडेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर। अच्छा, एक स्पीकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होंगे, जो कि अभी के भी स्पीकर होंगे। ठीक है, अभी जिस तरह स्पीकर का जो मिलता है टाइटल वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो पद होता था उसको बोलते थे प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट कौन है? एक्चुअल में स्पीकर ही है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट यानी कि टेम्पररी स्पीकर बनाए गए किसका? किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये फर्स्ट हो गया जी। उसके बाद सेकंड सेशन होगा, 9 दिसंबर हो गया। फिर सेकंड सेशन होगा 11 दिसंबर 1946 को। और इस सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब क्या है? स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
समझ गए, नंबर वन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बी एन राव को, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाएगा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड डे सिटिंग में। और एक इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट है 23 दिसंबर 1946 को इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू पास करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को, इसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को। और ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन बाद में जाके प्रियम्बल बन जाएगा भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, बिकेम प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। तो ये 3 सीटिंग हुआ और जो लास्ट सीटिंग होता है वो 24 दिसंबर 1946 को होता है। तो ये डेवलपमेंट है, ये इंटरिम गवर्नमेंट भी हम लोग समझ लिए। अब प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह सेशन हुआ था और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, वी हैव सीन। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया पीरियड आपका 46 का, फरवरी 20 1947 एटली का डिक्लेरेशन। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, इस पार्टी से आते थे, लेबर पार्टी से आते थे। इससे पहले कौन था, विंस्टन चर्चिल था, वो खत्म हो गया, यानी कि वो हार गए, कंजर्वेटिव पार्टी हार गया और फिर अब लेबर पार्टी आया है। लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लेमेंट एटली। इनका डिक्लेरेशन आया था 20 फरवरी 1947 को और इन्होंने कहा कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे भारत को बाय 30 जून 1948। समझ गए, 1948। अब नए गवर्नर जनरल आएंगे, नए वॉइस रॉय आएंगे जी, और इनका नाम होगा माउंटबेटन। माउंटबेटन, माउंटबेटन का जो कार्यकाल है वो फरवरी 1946, करेक्ट, हाँ, समझ गए ना, हाँ। फरवरी 1946 से लेके, फरवरी 1946 से लेके अगस्त 1947, और उसके बाद ये भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल रहेंगे 1948 तक भी, और उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर सी राजागोपालाचारी आएंगे। समझ गए। तो जो एटली का डिक्लेरेशन हुआ था ये फरवरी 1947 नहीं, 1946 को हुआ था। समझ गए ना, हाँ। एट द सेम टाइम और भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी डेवलपमेंट बता रहे थे ये भी डेवलपमेंट हुआ, ये दिसंबर को हुआ है जी, ये भी पैरेलल इवेंट चल रहा है। समझ गए। अब देखते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन कब आए, फरवरी 1946 को आए। का डेवलपमेंट देखा जाए तो ये आए, भारत में बहुत सारे लीडर से मिले हैं, बहुत सारा मीटिंग्स हुआ है। इन्होंने अप्रैल 1940, अप्रैल 1946 को, करेक्ट, हाँ, डिकी बर्ड प्लान तैयार किया, डिकी बर्ड प्लान तैयार किया, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड एक्चुअली क्या है, निक नेम है माउंटबेटन का। और ये प्लान में क्या था कि हम प्रोविंस को पहले इंडिपेंडेंट कर देंगे, प्रोविंस को पहले इंडिपेंडेंट कर देंगे, और उसके बाद प्रोविंस डिसाइड करना है, डिसाइड करेगा कि वो यूनियन के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू इसको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, नेहरू जी रिजेक्टेड। क्यों, यदि प्रोविंस को पहले आज़ादी दिया जाए और प्रोविंस को बोला जाए कि तुमको यूनियन में रहना है या नहीं रहना है, तो जाहिर सी बात है प्रोविंस नहीं रहेगा। इसलिए नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया इसको, नेहरू रिजेक्टेड। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद माउंटबेटन, माउंटबेटन का डिस्कशन गांधी जी के भी साथ हुआ है। और इनफैक्ट गांधी जी ने कहा यदि जिन्ना यूनाइटेड इंडिया का, यदि जिन्ना यूनाइटेड इंडिया का पीएम बनना चाहता है तो उसको पीएम का गद्दी दे दो, पीएम का सीट दे दो। बट पटेल और नेहरू ने विरोध किया कि नहीं जी, देना है इसको। समझ गए। गांधी जी चाहते थे कि जो भी कम्युनल राइट्स, इससे क्या होगा, जिन्ना को यदि यूनाइटेड इंडिया का यदि पीएम का गद्दी मिल जाए तो हो सकता है जो कम्युनल राइट्स हो रहे हो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा, बट ये भी प्लान रिजेक्ट हो गया। अब देखेंगे हम लोग, यस, हाँ, माउंटबेटन प्लान, ये जो 3 जून
1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया जी, माउंटबेटन प्लान, समझ गए, माउंटबेटन प्लान। अच्छा, यहाँ पे जहाँ तक सवाल है, ये बहुत तेजी से, ये जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत तेजी से हुआ है जी। अप्रैल 1946, हाँ ये 47 होगा जी, ये 47 होगा, आई एम सॉरी फॉर डैट, 47। और ये सब, हाँ इवेंट बहुत तेजी से हो रहा है। अब इसके बाद देखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आएगा, और माउंटबेटन प्लान में कहा जाएगा यस पार्टीशन, हाँ फ्रीडम विथ पार्टीशन। क्या है फ्रीडम विथ पार्टीशन? भारत का फ्रीडम तो, भारत को फ्रीडम तो मिलेगा ही, बट पार्टीशन के साथ मिलेगा, फ्रीडम विथ पार्टीशन फॉर्मूला। और फाइनली फाइनली 15 जून को, फाइनली 15 जून को, 15 जून 1946 को पार्टीशन का प्लान अप्रूव्ड होगा, पार्टीशन का प्लान अप्रूव्ड होगा। जब पार्टीशन प्लान का अप्रूव्ड होगा तो उस समय जो मुस्लिम लीडर्स है बहुत सारे आईएनसी के, से खान बहादुर खान, हाँ खान, खान फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने कहते हैं फ्रंटियर गांधी, बोलेंगे कि यस गांधी जी ने पीछे से हमें खंजर घोंपा है, कभी नहीं चाहते थे कि हम उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान का हिस्सा बने। उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी, वो भी कहेंगे कि ये गलत हुआ है, पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो खान गफर खान ने भी, खान गफर, हाँ उन्होंने भी, फ्रंटियर गांधी ने भी यही बात कहा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है ये, हालांकि पार्टीशन प्लान कार हो चुका, अप्रूव्ड हो चुका है। तो पार्टीशन करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड बाउंड्री कमीशन। 30 जून को, 30 जून 1947 को बाउंड्री कमीशन का निर्माण किया गया, बाउंड्री कमीशन का सेटअप किया गया, बाउंड्री कमीशन सेटअप, बाउंड्री कमीशन, दो बाउंड्री कमीशन, एक पंजाब रीजन के लिए और एक बंगाल रीजन के लिए। यहाँ से दोनों के जो हेड होंगे, हेड होंगे सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ, समझ गए। और पंजाब रीजन में, पंजाब रीजन में दो मुस्लिम लीग से लीडर होंगे और दो मुस्लिम आईएनसी से होंगे। चलिए यहाँ पे भी दो मुस्लिम लीग के जस्टिस होंगे और दो आईएनसी के जस्टिस होंगे, सब बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े जज रहेंगे ये। तो फाइनल वर्डिक्ट, बाउंड्री कमीशन का फाइनल वर्डिक्ट जो आएगा, फाइनल वर्डिक्ट आएगा आपका 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 2 दिन बाद। बट उससे पहले डिवीजन हो चुका है, उससे पहले पार्टीशन हो चुका है। इनफैक्ट पार्टीशन में थोड़ा सा लेट हुआ था पंजाब वाला रीजन में, इसलिए पंजाब वाला रीजन में ज़्यादा कियोस कॉम्युनल राइट्स हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे यस ये सब चीज हो गया, करेक्ट। अब देखेंगे फाइनल इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश के पार्लियामेंट से 16 जुलाई 1947 को पास हुआ, समझ गए, पास हुआ और केम इनटू इफेक्ट इन 15 अगस्त 1947। और इस हिसाब से भारत का बंटवारा हुआ, इंडिया से इंडिया एंड पाकिस्तान बना। तो डोमिनियन इस, तो डोमिनियन नेशंस का क्रिएशन हुआ, समझ गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगे, 1 फॉर इंडिया एंड 1 फॉर पाकिस्तान। जहां तक सवाल है गवर्नर जनरल का, इंडिया में 15 अगस्त 1947 से लेके जून 1948 तक माउंटबेटन ही, माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल रहेंगे। वॉइस रॉय, अब वॉइस रॉय का जो टाइटल है वो खत्म कर दिया गया, समझ गए, हाँ जून 1948 तक। उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य,
उसके बाद भारत के जो लीडर है सी राजागोपालाचारी 1948 से लेके 1950 तक रहेंगे, जब तक संविधान भारत का ना बन जाए। जैसे ही भारत का संविधान बन गया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। और जहाँ तक सवाल है सी राजागोपालाचारी का, तो ये 1952 टू 1954 2-3 साल के लिए मद्रास के सीएम भी रहे हैं, समझ गए। और बाद में 1959 में इन्होंने आईएनसी को छोड़ दिया और उसके बाद अपना ही पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, डेट इज कॉल्ड स्वतंत्र पार्टी, समझ गए। हाँ, जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल होंगे वो स्वयं जिन्ना होंगे, जिन्ना। तो यस, पूरी तरीके से दिस क्लास आई हैव कंप्लीटेड द होल ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इफ एनी फीडबैक, यदि कोई फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।